80 से 90% के बीच में ग्लोबली अगर हम देखें तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। केवल 10% से कम टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। इसके अलावा कुछ और डायबिटीज़ होती हैं जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो गर्भावस्था में महिलाओं को डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन जो पेशेंट इन लक्षणों को लेके आते हैं कि जैसे प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब का बार बार जाना, वज़न कम होना, भूख ज़्यादा लगना या कोई घाव हो जाना जो जल्दी से नहीं भर रहे हों, आँखों का चश्मे का नंबर बार बार चेंज होना या पैरों में एक्सट्रीम थकान, भड़कावन, दर्द महसूस होना या हाथ पाँव में चींटियाँ जैसा चलना, सुन्नपन, ये सब डायबिटीज़ के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। उनको यूज़ भी करते हैं, वो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स जो है क्या वाकई में शुगर फ्री होते हैं? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है क्योंकि इस शुगर फ्री के नाम पे मासूम जनताओं को कहीं ना कहीं गुमराह भी किया जाता है। तो जो सारे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्लेम करती हैं वो मेरे ख्याल से नहीं भी होते हैं। नमस्कार, यूनिक सर्वे पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने लगता है और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के पॉडकास्ट की बात करें तो आज हम मिलने वाले हैं डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष सर से। तो उनके साथ आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हर दूसरे तीसरे घर में एक ना एक डायबिटीज पेशेंट जरूर मिलता है। तो हम डॉक्टर से जानेंगे कि क्या क्या हमें परहेज करना है, किन किन चीजों से बचना है और क्या क्या चीजें अपनी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो डायबिटिक है या ऐसे लोगों के लिए भी जो डायबिटिक हैं और शायद वो नहीं जानते कि वो डायबिटिक हैं। इसलिए वीडियो को ज्यादा स्किप नहीं करिएगा। चलिए मिलते हैं डॉक्टर आशीष से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज बहुत अच्छा लगा आप आए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज पर और डायबिटीज अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर लोगों को ज्यादा से ज्यादा बातें उसके बारे में जाननी चाहिए। नमस्कार, राधे राधे सभी ब्रजवासियों को। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूनिकॉम परिवार का जिन्होंने मुझे यहाँ आज अपने पॉडकास्ट चैनल के लिए इनवाइट किया डायबिटीज के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ साझा करने के लिए। थैंक यू सर। सर, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि एक हम सब में एक मिथ कह सकते हैं कि सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज होती है। तो क्या सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज होती है? नहीं, ये एक मिथ ही है कि मीठा खाने से डायबिटीज होती है। अगर ऐसा होता तो हम सभी लोग मीठा खाते हैं तो सभी को डायबिटीज हो जाती। हाँ, फैक्ट ये है कि जिनको डायबिटीज है उनको मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठे से परहेज करना चाहिए। तो क्या कारण होते हैं डायबिटीज के, मतलब किन कारणों से होता है अगर साधारण भाषा में समझें तो? डायबिटीज की अगर हम बात करें तो डायबिटीज क्या है, एक साधारण भाषा में मैं समझाऊं तो हमारे ब्लड में, खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाने को हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज बहुत प्रकार की होती है, लेकिन अगर साधारण समझ के लिए हम बात करें तो मुख्य तौर पर ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज होती है। दोनों में फर्क क्या है? टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रही होती है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बन रही होती है। इंसुलिन जो बनती है हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज ये लिवर, गॉल ब्लैडर के बीच में एक छोटा सा ऑर्गन है, कुछ सेंटीमीटर लंबा, जो जिसके बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाते हैं। और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है टाइप 1। टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है? जब शरीर में इंसुलिन बन तो रही है लेकिन शरीर उसको यूज नहीं कर पा रही है। हमारे जो सेल्स हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारा जो ब्रेन है और हमारी जो लिवर है उसको प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, तो वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। ये दो कॉमन टाइप्स हैं डायबिटीज के। ज्यादातर जो कॉमन डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है। लगभग 80 से 90% के बीच में ग्लोबली अगर हम देखें तो वो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं। केवल 10% से कम टाइप 1 डायबिटीज होती है। इसके अलावा कुछ और डायबिटीज होती हैं जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज, जो गर्भावस्था में महिलाओं को डायबिटीज हो जाती है। फिर न्यूनेटल डायबिटीज होती है, जो छोटे बच्चों को डायबिटीज होती है। फिर एक आजकल नई कुछ वैरायटीज आई हैं जिनको
मोडी डायबिटीज, लाडा डायबिटीज बोलते हैं, लेकिन उनको हम यहाँ इस डिस्कशन से छोड़ देते हैं क्योंकि ये कॉमन लोगों के लिए नहीं है। लगभग इंडिया में डायबिटीज की क्या स्थिति है? अगर हम इंडिया का डेटा की अगर हम बात करें तो जो इंडियन डायबिटीज फेडरेशन है उसके 2023 के जो आंकड़े थे वो डराने वाले हैं। लगभग हिंदुस्तान में 11% लोग डायबिटिक हैं, जिसको अगर हम बोलें तो लगभग 101 मिलियन डायबिटिक लोग थे 2023 में। और इससे ज्यादा डराने की बात यह है कि लगभग 16% लोग प्री डायबिटीज हैं। प्री डायबिटीज क्या होती है? जिनकी शुगर नॉर्मल लोगों से तो ज्यादा है लेकिन अभी वो डायबिटीज वाली रेंज में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये जो प्री डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं, जो लोग हैं जो अपने आप को नॉर्मल समझ रहे हैं, ये आगे जाके डायबिटिक पेशेंट में कन्वर्ट होंगे। तो अगर हम 11% और 15% को जोड़ दें तो लगभग ये 26% का आंकड़ा हो जाता है। मतलब हर 4 में से एक आदमी डायबिटीज या प्री डायबिटीज से ग्रसित है हमारे हिंदुस्तान में। सर, ऐसी संभावनाएं भी होती होंगी कि किसी को डायबिटीज है और उसको पता नहीं है, तो अक्सर ऐसा होता है। डायग्नोस कैसे करें डायबिटीज को? जी, अक्सर हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जो फिटनेस के लिए आए हैं, या वो बोलते हैं कि साहब मैं ब्लड डोनेट करने गया था, या मैंने घर में मेरे पिताजी को डायबिटीज है, वो शुगर चेक कर रहे थे और हमने भी बातों बातों में अपनी शुगर चेक कर ली तो 400 निकल आई। या किसी को आंखों की विजन में कोई प्रॉब्लम हुई, वो किसी कारण से आंखों के डॉक्टर के पास गया तो वहां उसने सलाह दी कि भाई ऐसा लग रहा है डायबिटीज हो सकती है, आप शुगर चेक कराइए। कोई यूरिन इन्फेक्शन के लिए गया, तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को मालूम नहीं है और वो रूटीन चेकअप में निकल आती है। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि 30 साल के बाद सभी को कम से कम साल में एक बार शुगर जरूर चेक करानी चाहिए। और जिनकी अगर फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में जिनके माँ बाप या कोई भी क्लोज फैमिली रिलेटिव अगर डायबिटिक है तो उसको जरूर करानी चाहिए। मतलब डायबिटिक जेनेटिक होती है? डायबिटिक जेनेटिक भी होती है। मतलब अगर फैमिली में है तो संभावना है कि हमें भी बिल्कुल। अगर हमारे दोनों पेरेंट्स, हमारे माता पिता दोनों डायबिटिक हैं तो हमें 50% चांस है कि हमें डायबिटीज आगे जाके होगी। सर, जैसे कुछ लक्षण होते हैं बेसिकली डायबिटीज के कि ज्यादा टॉयलेट आना, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, थकान होना, तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं डायबिटीज में, या ये सबको होती हैं? नहीं, डायबिटीज ज्यादातर पेशेंट में एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब उनमें लक्षण ही नहीं होते हैं। लेकिन जो पेशेंट इन लक्षणों को लेके आते हैं कि जैसे प्यास ज्यादा लगना, पेशाब का बार बार जाना, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, या कोई घाव हो जाना जो जल्दी से नहीं भर रहे हों, आंखों का चश्मे का नंबर बार बार चेंज होना, या पैरों में एक्सट्रीम थकान, भड़कावन, दर्द महसूस होना, या हाथ पाँव में चींटियां जैसा चलना, सुन्नपन, ये सब डायबिटीज के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। अब ये लक्षण आपने पूछा कि ये क्यों होते हैं। देखिए, प्यास ज्यादा लगना या पेशाब का ज्यादा जाना, क्योंकि जो बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा शुगर होती है वो हमारे पेशाब के रास्ते निकलेगी। जब भी पेशाब के रास्ते एक्स्ट्रा शुगर निकलेगी तो वो पानी को भी बॉडी से लेकर निकलेगी। ठीक है, तो जब भी बॉडी से एक्स्ट्रा पानी और शुगर निकलेगी तो हमें प्यास भी ज्यादा लगेगी। अब घाव क्यों देर से भरते हैं? क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे सर से अगर हम शुरू करें पांव तक हर हिस्से को प्रभावित करती है। हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेगी, हमारी आंखों की रोशनी को प्रभावित करेगी, हमारे हार्ट पर प्रभाव डालती है, हमारे लिवर पर प्रभाव डालती है, हमारी किडनीज को प्रभावित करेगी, हमारी पैरों की जो नसें होती हैं उनको प्रभावित करेगी। तो जो जैसे सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट या कोई सज्जन अपना वॉक करने निकले, उनको छोटा सा कोई कांटा या पत्थर से टकरा गए और घाव हो गया और वो घाव नहीं भर रहा है। तो वो क्यों? क्योंकि जो अगर वो डायबिटिक है तो जो हमारे पैरों की जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स के पास में एक कैपिलरीज क्या होती हैं, बिल्कुल बहुत सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं जिनमें ब्लड का फ्लो होता है। जो शुगर होती है वो हमारे शरीर में ब्लड में ही तैरती है, फ्लो करती है। तो वो कोशिकाएं इतनी बारीक होती हैं और इतनी ज्यादा संख्या में होती है, स्पेशली हमारी जो पोरुए होते हैं, जो हमारे पैर के टोज होते हैं, और वहां पे शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है। तो शुगर ज्यादा होने से कोई भी अगर चोट लगेगी तो कोई भी इंफेक्शन इजीली कैच करेगा, और कोई भी इंफेक्शन जैसे कोई बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, उसको शुगर चाहिए। उस चोट लगी, बैक्टीरिया आया, वहां पे शुगर काफी मौजूद है,
तो इन्फेक्शन बड़ी तेजी से भरता है और देरी से घाव भरता है। जल्दी ठीक भी नहीं जी होता। मैंने देखा है एक्चुअली, एक बार मेरे फादर को डायबिटीज थी और उनको बहुत छोटी सी चोट लगी थी घुटने जी में, लेकिन वही इतनी बड़ी एलर्जी बन गई कि दोनों पैरों में कुछ कुछ हो गया। तो डेंजरस है ये जी चीज। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं राइस खा सकते हैं? देखिए, डायबिटीज में जो हमें कॉमन जो परहेज जो होते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं। जो व्हीट और राइस दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं, तो इनकी मात्रा हमें रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, चाहे वो व्हीट हो चाहे राइस हो। तो ऐसे पेशेंट्स को हम सलाह देते हैं कि अगर आप कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बंगालीज हैं या जो साउथ के पेशेंट हैं, उनका तो मेन फूड ही राइस है। अब उसको अगर हम बोल देंगे कि भाई आपको राइस नहीं खाना है, तो वो क्या खाएगा, क्योंकि वहाँ उपलब्ध भी वही ये होता उपलब्ध भी है। वही है। तो ऐसे पेशेंट को हम सलाह देते हैं कि आप उसकी क्वांटिटी को आप कम कर दीजिए और साथ में ग्रीन वेजिटेबल, सैलड, प्रोटीन्स, इनका इंटेक आप बढ़ाइए। फिर आज के दौर में कुछ लो जीआई राइस जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, वो भी बाजार में मौजूद हैं। ब्राउन राइस वगैरह, ब्राउन राइस भी यूज कर सकते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जो नॉर्मल हमारा बासमती राइस जो हम खाते हैं उससे कम होता है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं नॉर्मली जो बाहर का खाना तो नहीं ही खा सकते, लेकिन जो हम घर में डेली लाइफ में खाते हैं और हमें पता नहीं कि वो डायबिटीज में नहीं खानी चाहिए, ऐसी और क्या क्या चीजें हैं? आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया और हमारे मोदी जी भी इस मुहिम में लगे हुए हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो, नोटिस किया हो, तो 2022 में ईयर ऑफ द मिलेट्स उन्होंने डिक्लेयर किया था। मिलेट्स यानी कि जो मोटा अनाज है, ये पहले हम जो इंडियंस थे यही खाते थे। जौ, चना, बाजरा, ये हम लोगों की मेन डाइट होती थी। ये जो व्हीट और राइस है, ये सब ब्रिटिशर्स का लाया हुआ है इंडिया में। तो अगर हम वापस से मोटे अनाज पे अगर हम शिफ्ट कर पाए तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे हम डायबिटीज से बच भी सकते हैं और जिन लोगों की वो डायबिटीज है, उनकी शुगर को हम बेटर तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। मैं अक्सर अपने पेशेंट को सलाह देता हूँ कि आप अगर दिन भर में 4 रोटी खाते हैं, तो आप 4 की जगह पे 3 रोटी कर दीजिए और उसको कंपेंसेट करिए ग्रीन वेजिटेबल से और सैलेड से। प्लस जो आटा आप घर में कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें आप जौ है, चना है, बाजरा है, मक्का है, ये मिक्स कर लीजिए, ताकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपने आप ही कम हो जाएगा, फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ पाएं या रिस्ट्रिक्ट कर पाएं, तो जो अर्ली डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, वो विदाउट एनी मेडिसिन, फिजिकल एक्टिविटी अगर हम इसमें और ऐड कर लें, तो हम उनको मैनेज कर सकते हैं बिना दवाइयों के। जी सर, जैसे अगर कोई प्री डायबिटीज स्टेज में है, तो अगर वो हेल्दी डाइट ले तो वो वापस नॉर्मल हो सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जो प्री डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको केवल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है। मतलब अपनी जो जीवन शैली है उसमें थोड़ा सा बस बदलाव लाना है। वो अपना 40 मिनट 50 मिनट अपने शरीर के लिए व्यायाम, योगा, कसरत, साइकिलिंग, रनिंग, कुछ भी करे। प्लस डाइट में कुछ उसको अपने चेंजेस करने होंगे। हमें अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम करने होंगे। जो भी पैक्ड फूड्स हैं उनसे बचना होगा, जंक फूड से बचना होगा, मैदा से बचना होगा। डायबिटीज में सारा जो खेल है वो कैलोरीज कंजम्पशन और कैलोरीज बर्न करने का है। कि शुगर फ्री प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट्स उनको यूज भी करते हैं, वो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स जो है क्या वाकई में शुगर फ्री होते हैं? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस शुगर फ्री के नाम पे मासूम जनताओं को कहीं ना कहीं गुमराह भी किया जाता है। तो जो सारे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्लेम करती हैं, वो मेरे ख्याल से नहीं भी होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन प्रोडक्ट्स को हम यूज करें जिनमें नेचुरल शुगर है। आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं कि भाई शुगर की जगह हम अपने चाय में डाल लें या मिठाई बनाने में डाल लें, तो उसमें स्टीविया एक सेफ ऑप्शन है जो प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे बिस्किट्स वगैरह आते हैं, बिस्किट्स जो नॉर्मल बिस्किट्स बेकरी में मिलते हैं, वो सब मैदा होती है, शुगर होती है और उसमें चर्बी, घी या बटर होता है। उसके बिना कोई बिस्किट नहीं बनता है। लेकिन आजकल रागी के, मिलेट्स के बिस्किट्स भी आने लगे हैं जिसमें नेचुरल स्वीटनेस का यूज किया जाता है। नेचुरल स्वीटनेस जैसे कि हम एग्जांपल दूं आपको, खजूर से जो शुगर एक्सट्रैक्ट करती है, तो वो बेटर है, आप उसका कंजम्पशन कर सकते हैं।
सर जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो कैसे अपनी डायबिटीज को मेंटेन रखें कि मतलब बहुत ज्यादा ना रहे उनकी डायबिटीज, क्या ऐसी जीवन शैली अपनाएं, क्या करें अपनी दिनचर्या में कि डायबिटीज कंट्रोल में रहे? सबसे मूल मंत्र तो ये है कि मैं अपने पेशेंट्स को एक ही मैसेज देता हूँ कि हमें डायबिटीज से डरना नहीं है, डायबिटीज से लड़ना है। ठीक है। तो वो गब्बर सिंह का डायलॉग याद है ना, ये जो डर गया वो मर गया, मर गया। है ना। तो बस हमें डरना नहीं है, इससे लड़ना है। हमें जागरूक होना है। जागरूक इन द सेंस, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह हमारे पूरे शरीर को नष्ट अंदर करती है। से हर ऑर्गन को, कोई भी एक ऑर्गन नहीं है जिसको डायबिटीज अफेक्ट नहीं नहीं करती। करती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एक हर छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है, और सेल्स को न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। तो जब भी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो वो सेलुलर इंजरी होगी, चाहे वो सेल हमारे लिवर का हो, किडनी का हो, ब्रेन का हो, आईज का हो। तो वो हर तरीके से नुकसान होना है। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है कि पेशेंट को डिसिप्लिन होना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट अगर डिसिप्लिन रहता है, मतलब अपना समय से नींद पूरी करता है, समय से उठता है, अपना व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज करता है, समय से अपना भोजन कर रहा है, समय से अपनी दवाई ले रहा है, रेगुलर चेकअप करा रहा है, तो वो एक नॉर्मल आदमी की तरह अपना जीवन यापन कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो सलाह ये रहती है कि भाई आप अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करिए। आप कोशिश करिए कि जो भी आप खा रहे हैं, आपके पास में जो भी खाने का सामान आ रहा है टेबल पे, आप 5 सेकंड सोचें कि इसमें काउंट करें कि इसमें कैलोरीज कितनी हो सकती हैं। मन करता है सबका कि पिज्जा भी अगर सामने रखा है या एक रसगुल्ला भी रखा है तो ठीक है, आप टेस्ट के लिए एक थोड़ा सा पिज्जा आप ले सकते हो। ठीक है। टेस्ट के लिए आपको अगर रसगुल्ला भी खाना है तो आप खा लीजिए, उसका रस अच्छे से निचोड़ दीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। उस दिन आप 10 मिनट एक्स्ट्रा वॉक कर लीजिए। आप उस दिन बैलेंस हो जाएगा। एक चपाती कम खा लीजिए, ताकि आपको अपना मन भी नहीं मारना पड़े और आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहे। दूसरी चीज, हर शुगर के मरीज को घर में ग्लूकोमीटर रखना चाहिए। भाई ये पॉसिबल नहीं है कि हर हफ्ते जाके आप लैब में जाके शुगर चेक करा रहे हैं फिर डॉक्टर को दिखा रहे हैं। आप अपने रेगुलर डॉक्टर के टच में रहें, उससे अपनी दवाइयां सेट करा लें, समय समय पे अपनी शुगर की जांच करते रहें। कोई व्रत उपवास ना रखें, क्योंकि होता क्या है कि हम इंडियन पेशेंट्स में, चाहे अगर हम हिंदूज की बात करें या मुस्लिम्स की बात करें, मुस्लिम्स में रोजे होते हैं, हम हिंदू धर्म में हर हफ्ते कोई ना कोई फेस्टिवल कुछ होता है, महिलाएं व्रत रखती हैं और फिर शुगर कम हो जाती है। तो ये बड़ा ड्रॉबैक है। तो हमेशा मैं पेशेंट को समझाता हूँ कि व्रत उपवास ना रखें, अगर रख भी रहे हैं तो कुछ कुछ लेते रहें। कुछ लो कैलोरी वाले फ्रूट्स जैसे कि सेब है, अमरूद है, जामुन है, थोड़ा सा पपाया भी ले सकते हैं, ले लें। कुछ मखाने ले लें, मिल्क ले लें। रेगुलर अंतराल पे लेते रहें कुछ ना कुछ। सर जैसे अभी आपने बताया अच्छी नींद भी जरूरी है, तो एक स्ट्रेस होना या अच्छी नींद ना आना डायबिटिक पेशेंट को प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर बॉडी में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है तो जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि कॉर्टिसोल वगैरह, उनका लेवल बढ़ जाता है और ये हमारी शुगर को बढ़ा देते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अगर डायबिटिक पेशेंट कुछ देर योगा या मेडिटेशन करे तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एक अच्छी नींद का लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बॉडी में जो लिवर जो है हमारा, एक ऐसा ऑर्गन है, जब हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं वो तब भी काम कर रहा है। हम जब सो रहे हैं हमारी आंखें भी सो जाती हैं, लेकिन एक ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, ये कंटिन्यूअस कंटिन्यू काम करते रहते हैं। तो जो हमारा लिवर का जो काम है वो मेटाबॉलिज्म के लिए रहता है, शुगर को मेटाबोलाइज करता है। तो अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो बॉडी में ढंग से शुगर मेटाबोलाइज भी नहीं हो पाएगी। तो सर जैसे लेकिन आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, स्पेशली बड़े शहरों में हम देखें तो नींद का ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, सोते कम हैं, तो वो चीजें प्रभावित कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हैं। आप देखेंगे तभी तो डायबिटीज का जो ग्राफ है, बढ़ इंसिडेंस रहा है, है। इसीलिए तो बढ़ रहा है कि सुबह सुबह आदमी उठा और बस दौड़ के तैयार हुआ, उसके पास ना तो एक्सरसाइज करने का टाइम है, तैयार होके बच्चे को स्कूल छोड़ा और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में ही उसने कुछ पैक्ड सबवे से कुछ सैंडविच उठा लिया, रास्ते से कॉफी ले ली और अपने ऑफिस पहुंच गया।
और लंच भी अपने ऑफिस में कैंटीन में कर रहा है, वहाँ ऑफिस में स्ट्रेस, शाम को लेट घर आ रहा है, ट्रैवलिंग में बड़े शहरों में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर शाम को आके वो इतना थका हुआ होता है कि उसके पास टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का। तो यही एक ये भी एक मेजर रीजन है शुगर के डायबिटिक पेशेंट्स के बढ़ने का। सर मोटापा इफेक्ट करता है डायबिटीज में कुछ? बिल्कुल करता है, मोटापे और डायबिटीज का डायरेक्ट कोरिलेशन है। मोटापा दो तरीके का हो सकता है कि भाई या तो फैमिलियल मोटापा हो या फिर हमारी लाइफ स्टाइल के द्वारा बनाया हुआ हो, कि भाई आदमी जंक फूड खा रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज है नहीं, रोज पार्टीज, सोशलाइजिंग, अल्कोहल इनटेक, तो ये सब मोटापे को जन्म देता है। और मोटे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की संभावना बढ़ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। इंसुलिन जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, बॉडी प्रॉपर तरीके से शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी और शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो डायबिटिक पेशेंट्स जो मोटे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सलाह दी जाती है कि वेट कम करना है। कई बार अर्ली डायबिटिक पेशेंट्स या प्री डायबिटिक पेशेंट जो मोटे हैं, सिंपल वेट रिडक्शन से ही उनकी शुगर कंट्रोल में आ जाती है। सर जैसे अगर हम पूछें कि जो लोगों को भी शुगर नहीं हुई है, मतलब डायबिटीज नहीं है, वो लोग कैसे बचें कि उनको भविष्य में डायबिटीज ना हो? उसके लिए सिंपल सी बात है, अपनी लाइफ स्टाइल हमें सही करनी होगी। हम अपना रेगुलर बॉडी के लिए, हम कितने भी बिजी हों, अगर हम 16 घंटे भी काम कर रहे हैं, हमें आधा घंटा अपनी बॉडी के लिए, फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज के लिए निकालना ही होगा। अगर टाइम नहीं मिलता है तो अगर हम पब्लिक व्हीकल से अगर हम अपने ऑफिस जा रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम अपने ऑफिस से दूर उतरें ताकि हम चल के आ सकें। स्टेयर्स का यूज करें, लिफ्ट्स, एस्केलेटर यूज ना करें। प्लस डाइट में हम कोशिश करें कि होम कुक्ड फूड ही लें। बाहर के जो टिन्ड पैक फूड्स हैं या जो फास्ट फूड कल्चर जो आज की डेट में बहुत चल गया है, जोमेटो, स्विगी इतना बड़ा एक रीजन है कि आज, पहले तो आदमी खुद जाता था मार्केट से शॉपिंग करने के लिए, आजकल तो आप ऑर्डर कर दीजिए, जेप्टो से सब घर पे आ जाता है, जोमेटो स्विगी से खाना आ जाता है, कुछ करना ही नहीं है। और ये सब डायबिटीज के जो बर्डन है उसको बढ़ा रहा है। एक तरीके से हम लोगों का जो डेली का रूटीन लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार बहुत जरूरी है। प्लस आदमी अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहा है, केवल दौड़ रहा है, उसको पता नहीं है कि उसकी मंजिल क्या है, कहाँ तक जाना है, बस दौड़े जा रहा है। तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए और लाइफ में हैप्पी, जॉयफुल, चेयरफुल रहना चाहिए। ये सारी चीजें हैं स्ट्रेस को जो हमारे कम करते हैं, और अगर हम इन सब चीजों को मैनेज कर लें तो बहुत कम से कम दवाइयों में हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। सर हेल्दी लाइफ स्टाइल वर्सेस दवाइयाँ, अगर बाई चांस दोनों में से, मतलब आपके हिसाब से दोनों में से क्या जरूरी है, दवाई या फिर हेल्दी लाइफ स्टाइल? ऑफ कोर्स, मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में सब कुछ एडल्ट्रेटेड मिलता है, चाहे आप सब्जियां ले रहे हो या दूध ले रहे हो, किसी चीज की आपको क्वालिटी का कुछ पता नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या उसमें केमिकल्स मिले हुए हैं, वो प्योर है या नहीं है। मैं अपनी जो ओपीडी करता हूँ, जो पेशेंट्स देखता हूँ, वहां पर मैं हमेशा बीमार लोगों से ही डील करता रहता हूँ कि हर बीमार आदमी आ रहा है, और मैं अपनी कंसल्टेशन का जो मेजर टाइम है पेशेंट को काउंसिल करने में देता हूँ कि आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए, आप बीमार पड़े ही क्यों। इसी क्रम में हम लोगों ने अपना एक वेलनेस सेंटर बनाया जहाँ पे हम लोग शाम को काम करते हैं, आफ्टर डूइंग माई ओपीडी वर्क, कि भाई आप बीमार पड़े ही क्यों, आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, हेल्दी फूड खाइए। हम लोग ने स्पिरिचुअल वर्कशॉप, योगा वर्कशॉप, ये सब भी हम रेगुलर अंतराल पे करते रहते हैं ताकि पब्लिक को अवेयर करें, जागरूक करें कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएंगे तो काफी हद तक डायबिटीज या डायबिटीज जैसी अन्य लाइफ स्टाइल बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे दवा, अगर आप लाइफ स्टाइल अच्छी करेंगे तो दवाइयों से बच सकते हैं। सर जैसे आपने बताया इंसुलिन का काम हमारा ग्लूकोज बॉडी में पहुंचाना होता है, और जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो डायबिटीज बढ़ जाती है। ऐसा कब होता है कि इंसुलिन ऊपर से लेना पड़ता है? जो एक समस्या, मतलब जिनकी डायबिटीज बहुत ज्यादा होती है वो ऊपर से इंसुलिन लेते हैं, वो क्या
प्रॉब्लम होती है? देखिए, मैं इसको आपको एक साधारण तरीके से बताता हूँ। एक हम ह्यूमन बॉडी को एक बाइक से कंपेयर करते हैं, ठीक है? ह्यूमन बॉडी, बाइक, इंसुलिन एक और जो पेट्रोल जो हम बाइक में डालते हैं जिससे बाइक चलती है, उसको मान लीजिए वो ग्लूकोज है। और पैनक्रियाज जो इंसुलिन को बनाता है, वो एक बाइक में पहले जो बाइक्स आती थी उसमें एक स्पार्क प्लग होता था। आपने बाइक के टैंक में पेट्रोल डाला, आपने किक मारी, स्पार्क प्लग से वो एक चिंगारी जनरेट होती थी और बाइक स्टार्ट हो जाती थी। तो वो जो चिंगारी है वो इंसुलिन है। इंसुलिन वो माध्यम है, वो हार्मोन है जो बॉडी के सेल्स की ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। अगर बॉडी में या बाइक में वो स्पार्क प्लग खराब हो गया तो बाइक चलेगी क्या? नहीं चलेगी। सेम, अगर बॉडी में से इंसुलिन मिसिंग है, इंसुलिन नहीं बन रही है, तो हम बॉडी में जो भी हम खा रहे हैं, हमारे जो भी सेल्स हैं, वो शुगर को यूज नहीं कर पाएंगे, शुगर लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है, जिनका पैनक्रियाज किसी ना किसी कारण से, या पैनक्रेटाइटिस हुई हो, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसुलिन है बॉडी में लेकिन वो रिसेप्टर पे जाके वो वर्क नहीं कर पा रही है जो करना चाहिए, ठीक है? या हमारे शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज बन गई हैं, कुछ इम्यून मीडिएटेड डिजीज होती हैं जिनकी वजह से इंसुलिन बन रहा है और तुरंत टूट जा रहा है। तो ऐसे जो इंसुलिन डेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं, इनको हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। सर, कुछ लोग होते हैं वैसे वो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं लेकिन चाय वगैरह बहुत पीते हैं, 3-3 4-4 बार चाय पी रहे हैं, तो क्या वो इफेक्ट करती है? डेफिनेटली इफेक्ट करती है। देखिए, चाय के अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो उसमें मिल्क तो जा ही रहा है। मैंने शुरू में ही बताया था कि सारा गेम कैलोरीज का है। तो मिल्क में कुछ तो शुगर होती है, नेचुरल शुगर जो होती है। अगर वो बाहर से शुगर उसमें नहीं भी पी रहा है, नहीं भी ऐड कर रहा है, वो फीकी चाय पी रहा है, लेकिन मिल्क के रूप में वो 3-4 बार मिल्क का कंजम्पशन कर रहा है, तो कैलोरीज पहुंच रही हैं और वो उसकी रिक्वायरमेंट से अगर ज्यादा है तो शुगर बढ़ेगा ही उसका। तो ऐसे पेशेंट को हम रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई अगर उसको टी की हैबिट है, लत है, तो भाई आप कोशिश करिए कि 4 बार की जगह 3 बार टी पीजिए। 100 ml की जगह भाई आप 40 ml 50 ml टी में काम चला लीजिए। या आप जो और हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं, ग्रीन टी है, जिनसे हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इम्प्रूव होता है, आप उन पे स्विच करिए। फैट भी बर्न होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो फैट कम होगा और वो डायबिटीज के लिए डायबिटीज के लिए बिल्कुल कारगर। सर, डायबिटीज के क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? सबसे बेसिक, मतलब वैसे ऐसा है हमारे यहाँ डायबिटीज, जैसा आपने बताया हर दूसरे तीसरे घर में डायबिटिक पेशेंट है, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, डायबिटीज को बहुत कॉमन चीज ही मान लेते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को है। लेकिन जितना मैं जानती हूँ, डायबिटीज सुनने में कॉमन है लेकिन वो कॉमन है नहीं, मतलब उसका जो रिस्क एक तरीके से हाईएस्ट दुष्परिणाम है, मतलब जो बुरा हो सकता है वो बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या-क्या हो सकता है डायबिटिक पेशेंट्स को? देखिए, आप अपनी बॉडी के जो भी अंग, ऑर्गन्स इमेजिन कर सकें वो कर लीजिए और वो डायबिटीज उसको प्रभावित कर सकती है। मोटे तौर पे अगर हम देखा जाए तो डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो एक मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। माइक्रो एंड मैक्रोवेस्कुलेशन में फर्क क्या है? माइक्रोवेस्कुलर वो होते हैं जहाँ पे छोटी छोटी आर्टरीज, वेसल्स जहाँ पे होती हैं, उनको जो ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं उनको माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। जैसे कि हमारी आंखें, रेटिनोपैथी, मतलब आप मान के चलिए अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो 10 साल के बाद उसकी आंखें प्रभावित होने की पूरी पूरी संभावना रहती है, चाहे वो कितने भी प्रॉपर कंट्रोल से चल रहा हो। तो रेटिनोपैथी इसको हम बोलते हैं। तो इससे आगे जाके आंखों की रोशनी कम होना, पर्दे का डिटैचमेंट हो जाना। फिर हम हार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट पे। तो डायबिटिक वाले पेशेंट्स में क्या होता है कि अक्सर करके डायबिटिक पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स ये भी गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है? और अगर ऐसे पेशेंट साथ में उनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, चलना फिरना ज्यादा नहीं है, मोटे हैं, हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाए, तो ऐसे पेशेंट्स को स्ट्रोक आने का, ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट स्ट्रोक आने का खतरा रहता है, हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस का खतरा रहता है। डायबिटीज चूंकि जो एक्स्ट्रा शुगर है बॉडी में वो कहाँ से निकलती है? यूरिन के थ्रू।
और यूरिन कहाँ से बनता है? हमारी किडनी से बनता है। तो किडनी क्या है? एक छलनी, एक फिल्टर का काम करती है। तो डायबिटीज में सबसे पहले जो ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं वो हमारी आंखें और हमारी किडनीज हैं। तो किडनीज बहुत कॉमनली इससे प्रभावित हो जाती हैं और हमें पता काफी लेट स्टेज में चलता है। तब तक मान के चलिए कि 50% तक किडनीज हमारी अफेक्ट हो चुकी होती हैं। उसके बाद क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूरोपैथी, जो नसें जो होती हैं हमारी हाथों की और पैरों की, वो सुन्न होने लगती हैं, ठीक है। और वहां पर अगर उस एरिया में कोई घाव हो जाए तो वो देर से भरते हैं। ऐसे पेशेंट्स में नॉन हीलिंग अल्सर्स या डिलेड हीलिंग अल्सर्स की चांसेस रहते हैं। और वो अल्सर या घाव या इन्फेक्शन अगर हड्डी तक पहुंच जाए तो एम्पुटेशन की, मतलब उस भाग को काटने की भी जरूरत पड़ जाती है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है इम्पोर्टेंस, मतलब उनमें जो सेक्सुअल पावर होती है ये भी बहुत कम हो जाती है। और हमारे समाज में ये पेशेंट्स शेयर करने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। तो मैं जनता को ये भी बोलूंगा कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि आगे जाके आपको हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप होने वाली हो। तो हमारी शरीर का कोई भी अंग बचता नहीं है। फैटी लिवर एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है जो डायबिटीज से रिलेटेड है, और आगे जाके ऐसे पेशेंट्स में क्रॉनिक लिवर डिजीज एंड लिवर फेलियर की भी संभावना रहती है। कैसे बचें सर इस सबसे? जागरूक होके, जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि पब्लिक को अवेयर करने के लिए हमें खुद भी अवेयर होना है और हमें अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करना है कि शुगर की जांच कराते रहें, शुगर को जानें। शुगर की बीमारी से हमें डरना नहीं है, इससे लड़ना है। और इसकी जागरूकता, इसके बचाव में ही इसका इलाज है। क्योंकि एक बार शुगर की बीमारी हो गई और हमने अच्छे से कंट्रोल नहीं करी, उसके कॉम्प्लिकेशंस अगर हो गए तो फिर आप दौड़ते रहिए। किडनी खराब हो गई तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जा रहे हैं, ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जा रहे हैं। तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है। तो बेटर यही है कि हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें, आधा घंटा 40 मिनट अपने शरीर को दें, अपना स्ट्रेस कम करें, हम अच्छा नेचुरल भोजन करें जो प्रकृति ने हमें दिया है। हरी सब्जियां हैं, सैलेड्स हैं, अपने जो नेचुरल फूड है उस पर हम ज़्यादा निर्भर हैं, बजाय कि हम जो आजकल पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। हम लोग क्या खा रहे हैं? मैदा ही खा रहे हैं। सुबह नाश्ते में ब्रेड चाहिए, रात को पार्टीज हैं, पिज्जा बर्गर चाहिए, और बीच में, और हम लोग जहाँ रह रहे हैं यहाँ तो नाश्ता ही सुबह कचौड़ी और जलेबी से शुरू होता है। तो 5 बजे से शुरू हो जाता है 5 बजे से शुरू हो जाता है और शाम को फिर समोसे शुरू हो जाते हैं। बहुत लोग हैं जो डेली ये सब खाते हैं, उनका दिन शुरू होता है इससे, तो ये डेंजरस है उनके लिए। बहुत डेंजरस है। आप दिल्ली जाइए, वहां तो सुबह 5 बजे से छोले भटूरे शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेंगे तो हम इसके बर्डन को कम कर पाएंगे। मैंने शुरू में बताया था कि अभी इंडिया में जो इसकी प्रिवेलेंस है डायबिटीज की वो 10% है। मतलब 10 में से कोई एक आदमी डायबिटिक है। लेकिन इसके नीचे, ये तो टिप है एक आइसबर्ग की, ये टिप है 10%, लेकिन इसके नीचे 16% प्री डायबिटिक पेशेंट और हैं जो बहुत जल्दी डायबिटीज वाली श्रेणी में आ जाएंगे। तो सोचिए कितनी भयावह स्थिति होने वाली है। हमारे हिंदुस्तान एक गरीब देश है, मतलब बहुत गरीब तो नहीं, अब डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैक्सिमम जनता, काफी गरीब पेशेंट्स हैं जो दवाई का खर्चा भी अफोर्ड नहीं उठा सकते हैं। मैं आपको एक मजे का एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले जबलपुर गया अपने एक फ्रेंड के पास, वो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, तो वो अपना किचन गार्डन वगैरह दिखा रहा था। तो वो पीएसएम डिपार्टमेंट में है। पीएसएम डिपार्टमेंट क्या होता है? प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ये लोग गांव-गांव जाके सर्वेज करते हैं और घरों में जाके सर्वे करते हैं बीमारियों के बारे में। तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शेयर करी। जो वो नर्मदा का जो इलाका है, वहाँ जो भील लोग, जो आदिवासी लोग जो रहते हैं, वो लोग पहले मिलेट्स खाते थे, मोटा अनाज खाते थे, कोई भी डायबिटिक नहीं था। तो उन लोगों ने जो डेटा गैदर किया वो ये था, अब जब से मिलेट्स का प्रमोशन बढ़ा है, मिलेट्स की कॉस्ट बढ़ गई है। वो लोग नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हम बोलेंगे, और वो मिलेट्स करते थे ग्रो,
और वो केवल अपनी जरूरत भर के लिए करते थे, करते थे। अपना फसल पैदा करी और उसको खाया। कोई डायबिटिक नहीं होता था, कोई बीमारियां नहीं होती थी, दे ऑल वर वेरी हेल्थी। लेकिन पिछले लास्ट डिकेड से क्या हुआ है, वहां पे डायबिटीज पेशेंट की संख्या बढ़ गई है उन आदिवासी लोगों में, जो जंगलों में रह रहे हैं, जो अपनी लकड़ी काट रहे हैं, नदी से पानी ला रहे हैं, दिन भर फिजिकल एक्टिविटी की कोई कमी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने क्या करा, आदिवासी लोगों ने जब मिलेट्स के प्राइस बढ़े, तो जो बेचना शुरू मिलेट्स कर दिया। जो उगा रहे थे उसको तो बाहर बेचना शुरू कर दिया, और जो बाहर में सस्ता गेहूं चावल जो मिल रहा था वो वो खाना खाना शुरू शुरू कर कर दिया। दिया। तो ये उस स्टडी का उसने मुझे जो इन्फ्रेंस दिया, तो ये गलत हो रहा है। मिलेट्स बहुत हेल्दी मोटा अगर हम अनाज खाएं तो। बहुत हेल्दी है, उसका फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर हम अपनी डाइट से वीट एंड कार्बोहाइड्रेट राइस को हाफ कर दें, तो निश्चित मानिए डायबिटीज का जो बर्डन है वो देश से आधा हो जाएगा। सर, डायबिटीज होने के बाद क्या वापस प्री डायबिटीज स्टेज में आ सकते हैं? इसको डायबिटीज रिवर्सल बोलते हैं, और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग फेक क्लेम करते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम 3 महीने की आपकी दवाइयों का कोर्स देंगे और आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म कर देंगे। ये जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जो अर्ली डायबिटिक पेशेंट हैं, उनमें संभव है डायबिटीज रिवर्सल इज अच्छा। पॉसिबल। कैसे? अगेन लाइफ स्टाइल हेल्दी चेंज करके। मान लाइफस्टाइल। लीजिए 100 kg का एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज डिटेक्ट हुए 6 महीने हुए हैं, जिसका HbA1c 7.5 है, शुगर फास्टिंग 150 है, खाने के बाद की शुगर 200 है। अगर ये 100 साल का जो सज्जन है, ये अपना 20 kg वेट 25 kg वेट लॉस कर लें अगले 6 महीने में, तो दीज पेशेंट्स कैन बी रिवर्स टू नॉर्मल। ठीक है। सर, मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसा आपने कहा कि लगभग 10% लोग हमारे यहाँ डायबिटिक हैं, 15% लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस टाइम डायबिटिक पेशेंट है या प्री डायबिटिक स्टेज में है? देखिए, अगर आपको कोई लक्षण है, जैसे कि अचानक से वेट कम हो रहा है, भूख ज्यादा लग रही है, प्यास ज्यादा लग रही है, या पेशाब ज्यादा हो रही है, या कहीं घाव हैं जो भर नहीं रहे हैं, या आंखों की रोशनी में या चश्मे के नंबर में जल्दी जल्दी परिवर्तन आ रहा है, या पैरों में थकान रहती है, या कोई भी अन्य प्रॉब्लम है, तो अपने जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है उससे मिलके कम से कम शुगर की जांच जरूर कराएं, अगर ऐसे निम्न में से कोई भी लक्षण है। अगर कोई ऐसे भी लोग हैं जो 30 इयर्स के अबव हैं, जिनको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, फैमिली में मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी अगर डायबिटिक है, तो वो भी जाके एक शुगर टेस्ट जरूर कराएं। और जो बाकी की जो हेल्दी पॉपुलेशन है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उनको कोई लक्षण है, ना कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो मैं रिकमेंड करूंगा, शुगर टेस्ट इतना सस्ता इजी टेस्ट है, 50 रुपए में शुगर टेस्ट हो जाता है। तो अगर साल में हम एक बार करा लें तो इससे कोई हर्जा नहीं होना है। बहुत सही बात कही आपने। थैंक यू सर, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे जो आपके इन थॉट से लाभान्वित होंगे, उन्हें पक्का है कि फायदा मिलेगा, क्योंकि डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसकी दवाइयों से बेटर है हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो डायबिटीज भी मैनेज रहेगी। और इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है उनकी फैमिली में कोई डायबिटिक पेशेंट है, या हो सकता है कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो डायबिटिक हैं लेकिन वो जानते नहीं है, तो शायद हमारी वीडियो उनके काम आए। तो आगे भी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।